अध्याय 4 तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। हमारे आसपास विभिन्न पदार्थ पाए जाते हैं जिन्हें हम तत्व, यौगिक एवं मिश्रण के रूप में वर्गीकृत करते हैं। आज इन्हें जिस प्रकार वर्गीकृत किया गया है, क्या वर्गीकरण का स्वरूप पहले भी ऐसा ही था? यदि हम तत्वों को ही देखें तो किसी पदार्थ को तत्व के रूप में समझ पाने में लंबा समय लगा है, जिसका इतिहास काफी रोचक है। 4.1 तत्व तब और अब। दार्शनिक अरस्तु ईसा पूर्व 384 से 322 के अनुसार ब्रह्मांड 5 तत्वों अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी तथा आकाश से मिलकर बना है। बाद में ब्रिटिश वैज्ञानिक रॉबर्ट बॉयल 1627 से 1691 ने पदार्थों के संबंध में कई प्रयोग किए। इन प्रयोगों के आधार पर उनका तर्क था कि अरस्तु द्वारा उल्लेखित पंच तत्वों को तत्व की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। विज्ञान की दृष्टि से केवल 2 ही प्रकार के पदार्थ शुद्ध होते हैं, तत्व और यौगिक। ये तत्व और यौगिक क्या होते हैं और ये शुद्ध क्यों कहलाते हैं? सबसे पहले रॉबर्ट बॉयल ने सन 1661 में तत्व शब्द का प्रयोग किया था और फिर फ्रांस के रसायनज्ञ एंटनी लॉरेंट लवाइजिए ने तत्व शब्द को प्रतिपादित किया। लवाइजिए के अनुसार पदार्थ का मूल रूप, जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, तत्व कहलाते हैं। जैसे कि चांदी, सोना, तांबा, सल्फर, कार्बन इत्यादि। 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी रसायनज्ञ लवाइजिए के अनुसार तत्व वह पदार्थ है जिसे और सरल पदार्थ में विघटित नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए हम जानते हैं कि जल को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में विघटित किया जा सकता है, अतः जल तत्व नहीं है। लवाइजिए ने रासायनिक तत्वों के प्रायोगिक आंकड़ों के आधार पर जो सूची बनाई उसमें 33 तत्व थे। वर्तमान में 118 तत्व ज्ञात हैं। इतने सारे तत्वों और उनके गुणधर्मों का अलग अलग अध्ययन कर पाना बहुत कठिन है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने कई प्रयास किए ताकि तत्वों का अध्ययन आसानी से किया जा सके। 4.2 तत्वों को क्रम में व्यवस्थित करने की आवश्यकता क्यों? हम अपने घर में विभिन्न वस्तुओं को उनके गुणधर्मों तथा उपयोगिता के आधार पर अलग अलग रखते हैं। जैसे पहनने के कपड़ों को अलग तथा बिछाने और ओढ़ने के कपड़ों को अलग। यहाँ तक कि पहनने के कपड़ों में भी ठंड में पहनने वाले कपड़ों को गर्मी में पहनने वाले कपड़ों से अलग रखा जाता है। क्या आपने कभी सोचा किराना दुकानदार से कोई भी सामान मांगने पर वह उसे आसानी से कैसे दे पाता है? वस्तुओं को व्यवस्थित रखने पर समय तथा ऊर्जा की बचत होती है। इस प्रकार वैज्ञानिकों ने भी तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर व्यवस्थित करने के कई प्रयास किए। कक्षा 9वीं में हमने तत्वों की परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर, परमाणु भार, एटॉमिक वेट तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का अध्ययन किया है। सारणी 1 में कुछ तत्वों के परमाणु भार तथा परमाणु संख्या दी गई है। उन्हें क बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ख बढ़ती हुई परमाणु संख्या के क्रम में व्यवस्थित कीजिए।
तथा ख के अनुसार व्यवस्थित तत्वों का क्रम एक समान है? इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइए। क्या इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर भी समूह बन सकते हैं? अब आप समझ गए होंगे कि तत्वों को व्यवस्थित क्यों करते हैं तथा व्यवस्थित करने के कई तरीके हो सकते हैं। आइए पूर्व में रसायनज्ञों द्वारा किए गए प्रयासों को समझें। तत्वों के वर्गीकरण के प्रयास डाल्टन के परमाणु सिद्धांत 1808 से पूर्व ही प्रारंभ हो गए थे। उनके परमाणु सिद्धांत ने वैज्ञानिकों को एक नई दिशा दी कि तत्वों के परमाणु भार तथा गुणों में संबंध होता है। 4.3 डोबेराइनर का त्रिक नियम, डोबेराइनर्स लॉ ऑफ ट्रायड्स। J.W. डोबेराइनर 1780 से 1849। जोहान वुल्फगांग डोबेराइनर ने जर्मनी के म्यूनिशबर्ग में औषधिक विज्ञान की पढ़ाई की और उसके बाद स्ट्रासबर्ग में रसायन शास्त्र का अध्ययन किया। उन्होंने सबसे पहले प्लैटिनम को उत्प्रेरक के रूप में पहचाना तथा 3 त्रिकों की खोज की, जिससे आगे चलकर तत्वों की आवर्त सारणी का विकास हुआ। जर्मन वैज्ञानिक डोबेराइनर ने परमाणु भार के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया। उन्होंने जब समान गुणधर्म वाले 3 तत्वों जैसे पोटेशियम, लिथियम और सोडियम को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में एक के नीचे एक रखा, तब उन्होंने देखा कि बीच वाले तत्व का परमाणु भार अन्य 2 तत्वों के परमाणु भार का औसत होता है। यहाँ सोडियम का परमाणु भार लिथियम और पोटेशियम के परमाणु भारों के औसत के निकट है। इसके गुणधर्म भी लिथियम और पोटेशियम के गुणधर्मों के मध्य हैं। डोबेराइनर ने तत्वों के परमाणु भार और उसके गुणधर्मों के बीच इस संबंध को एक नियम के रूप में प्रतिपादित किया कि समान गुणों वाले 3 तत्वों को यदि उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो समूह के बीच वाले तत्व का परमाणु भार तथा गुणधर्म शेष 2 तत्वों के परमाणु भारों का औसत तथा गुणधर्म उनके मध्य के होते हैं। डोबेराइनर उस समय तक ज्ञात तत्वों में से केवल 3 त्रिक ही बना सके थे। यह नियम कुछ ही तत्वों के लिए सही पाया गया, इसलिए त्रिक में वर्गीकृत करने की यह पद्धति सफल नहीं रही। जैसे ही परमाणु भार के आधार पर तत्वों के गुणधर्मों की समानता का पता चला, वैसे ही कई तरह से तत्वों को व्यवस्थित करने के प्रयास किए जाने लगे। आवर्त सारणी का इतिहास। हम जानते हैं कि पदार्थ तत्व यौगिक एवं मिश्रण के रूप में पाए जाते हैं। जब तत्वों की खोज हुई तब उनकी सरल तथा सटीक समझ के लिए उचित वर्गीकरण की आवश्यकता महसूस की गई। वैज्ञानिकों ने उन्हें वर्गीकृत करने के अलग अलग तरीके अपनाए। उन्होंने तत्वों के गुणों में कुछ नियमितता तथा पैटर्नों को खोजने का प्रयास किया। उनमें सबसे पहले थे जर्मन वैज्ञानिक जोनास वुल्फगैंग डोबेराइनर, जिन्होंने समान गुण वाले 3 तत्वों के कुछ समूह बनाए। ये समूह डोबेराइनर के त्रिक कहलाए। यदि हम त्रिक टेबल पर नजर डालें तब हम देखेंगे कि बीच वाले तत्व का परमाणु भार शेष 2 तत्वों के परमाणु भारों का लगभग औसत होता है। इस प्रकार का वर्गीकरण प्राचीन है। डोबेराइनर ज्ञात तत्वों में से कुछ तत्वों के ही त्रिक बना पाए। अन्य त्रिक इस नियम का पालन नहीं करते थे, इसलिए त्रिक का नियम उपयोगी साबित नहीं हुआ। ऐसा ही एक प्रयास न्यूलैंड्स ने भी किया। 4.4 न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। डोबेराइनर के प्रयासों ने दूसरे रसायनज्ञों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भार से संबंधित होते हैं। इसी क्रम में ब्रिटिश वैज्ञानिक जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स 1837 से 1898 ने अष्टक का नियम दिया, जिसके अनुसार यदि तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो वे इस प्रकार क्रमबद्ध हो जाते हैं कि एक निश्चित अंतराल के बाद उनके गुणों की पुनरावृत्ति होती है
और प्रत्येक 8वें तत्व की विशेषताएं या गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म से मिलते हैं। उन्होंने इसकी तुलना संगीत के सुरों से की, इसलिए इसे अष्टक का सिद्धांत कहा जाता है। इसे उन्होंने सबसे कम परमाणु भार वाले तत्व हाइड्रोजन से प्रारंभ किया तथा 56वें तत्व थोरियम पर समाप्त किया। डोबेराइनर त्रिक नियम के असफल होने के पश्चात तत्वों को वर्गीकृत करने का अगला प्रयास ब्रिटिश रसायनज्ञ न्यूलैंड्स द्वारा किया गया। उस समय तक 56 तत्वों की खोज की जा चुकी थी। उन्होंने सभी तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में विन्यस्त किया तथा पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान होते हैं। इसकी तुलना उन्होंने संगीत के 7 सुरों से की, इसलिए यह वर्गीकरण न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत कहलाता है। हालांकि इस वर्गीकरण में कई विसंगतियां हैं। इसकी प्रमुख विसंगति यह है कि न्यूलैंड्स 56 तत्वों में से केवल कैल्शियम तक तत्वों को व्यवस्थित कर सके। इसके बाद तत्वों के द्वारा समान गुणधर्म प्रदर्शित नहीं किए गए। बाद में कई ऐसे तत्वों की भी खोज हुई जिन्हें न्यूलैंड्स वर्गीकरण में स्थान नहीं मिला था, इसलिए इस वर्गीकरण को सफलता नहीं मिली। क्या आप जानते हैं, भारतीय संगीत प्रणाली में 7 सुर होते हैं, सा, रे, ग, म, प, ध, नी। पाश्चात्य संगीत में ये सुर हैं डो, रे, मी, फा, सो, ला, टी। प्रत्येक 8वां सुर पहले सुर जैसा होता है तथा वह अगली पंक्ति का पहला सुर होता है। इन सुरों की सहायता से संगीत की रचना की जाती है। न्यूलैंड्स के अष्टक में हाइड्रोजन और फ्लोरीन के गुणधर्म समान थे। फ्लोरीन हाइड्रोजन के बाद 8वां तत्व है। इसी तरह लिथियम और सोडियम में समानता है। न्यूलैंड्स की सारणी में कई विसंगतियां पाई गईं, जैसे यह केवल 56 तत्वों तक ही सीमित थी व इसमें नए तत्वों के लिए कोई रिक्त स्थान नहीं था। यह सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू होता था, क्योंकि कैल्शियम के बाद 8वें तत्व के गुणधर्म पहले तत्व से नहीं मिलते थे। कुछ तत्व जिनके गुण समान नहीं हैं, उन्हें एक ही समूह में स्थान दिया गया। जैसे आयरन के रासायनिक गुणधर्म ऑक्सीजन तथा सल्फर से नहीं मिलते। अतः इस नियम के अनुसार भी तत्वों का सफल वर्गीकरण नहीं किया जा सका। 4.5 लोथर मेयर का परमाणु आयतन वक्र, लोथर मेयर्स एटॉमिक वॉल्यूम कर्व। जर्मन वैज्ञानिक लोथर मेयर 1830 से 95 ने तत्वों के परमाणु भार तथा परमाणु आयतन के मध्य ग्राफ बनाया। उन्होंने देखा कि वक्र में सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम तत्व वक्र के उच्चतम शिखर पर तथा फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन चढ़ाव के बीच स्थित हैं। मैग्नीशियम, कैल्शियम आदि धातुएं वक्र में घटाव वाले भागों पर तथा बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, एल्यूमिनियम आदि धातुएं वक्र के निम्नतम बिंदुओं पर स्थित हैं। इसके आधार पर उन्होंने देखा कि समान गुणों वाले तत्व वक्र में समान स्थानों पर स्थित हैं, अर्थात तत्वों के परमाणु आयतन उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। जब लोथर मेयर के द्वारा परमाणु आयतन और परमाणु भार के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया गया, उसी दौरान मेंडेलीफ द्वारा परमाणु भार और तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर वर्गीकरण सरल रूप में प्रस्तुत किया गया।
लोथर मेयर ने तत्वों के गुणधर्मों के लिए आवर्ती शब्द का उपयोग कर मेंडेलीव को एक दिशा दी, जिससे मेंडेलीव को अपनी आवर्त सारणी बनाने में सहायता मिली। डमित्री इवानोविच मेंडलीव 1834 से 1907। रूसी रसायनज्ञ मेंडलीव को आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। इसके साथ साथ रूसी रसायन उद्योग और खनन के आधुनिकीकरण में उनका बड़ा योगदान रहा। उन्होंने पेट्रोलियम की उत्पत्ति के लिए एक सिद्धांत भी प्रतिपादित किया। रसायन शास्त्र अध्यापन की एक नई पद्धति विकसित करने के उनके प्रयास के परिणाम स्वरूप तत्वों की आवर्त सारणी को व्यवस्थित स्वरूप मिला। 4.6 मेंडेलीव का वर्गीकरण, मेंडेलीव्स क्लासिफिकेशन। तत्वों का वर्गीकरण का मुख्य श्रेय रूसी रसायनज्ञ डमित्री इवानोविच मेंडेलीव को जाता है। तत्वों की आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में उनका प्रमुख योगदान रहा। जब मेंडेलीव ने अपना कार्य आरंभ किया तब 63 तत्व ज्ञात थे। उन्होंने तत्वों के परमाणु भार एवं उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्मों के बीच संबंधों का अध्ययन किया। रासायनिक गुणधर्मों के अंतर्गत मेंडेलीव ने तत्वों के ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के साथ बने यौगिकों को चुना, क्योंकि दोनों तत्व अत्यंत सक्रिय हैं तथा अधिकांश तत्वों के साथ यौगिक बनाते हैं। उन्होंने 63 कार्ड लिए एवं प्रत्येक कार्ड पर अलग अलग तत्वों के गुणधर्मों को लिखा। समान गुणधर्म वाले तत्वों के समूह बनाने पर उन्होंने पाया कि तत्व अपने परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित हो गए थे। उन्होंने अधिकांश तत्वों को एक सारणी की तरह व्यवस्थित कर दिया, जिसमें समान गुणधर्म वाले तत्व एक दूसरे के नीचे आते थे। यह भी देखा गया कि समान गुणधर्म वाले तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद फिर आते हैं। इस आधार पर मेंडेलीव ने आवर्त नियम बनाया कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। मेंडेलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ को समूह या वर्ग ग्रुप कहते हैं तथा क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त पीरियड कहते हैं। मेंडेलीव आवर्त सारणी का प्रकाशन 1872 में एक जर्मन पत्रिका में हुआ। सारणी के ऊर्ध्व स्तंभ के शीर्ष पर ऑक्साइड तथा हाइड्राइड के सूत्र दिए गए, जिसमें अंग्रेजी का अक्षर R समूह के किसी तत्व को प्रदर्शित करता है, अर्थात कार्बन के हाइड्राइड CH4 को RH4 तथा ऑक्साइड CO2 को RO2 लिखा गया। मेंडेलीव ने किसी तत्व की समूह में स्थिति का निर्धारण उसके यौगिकों के आधार पर किया। यौगिक के सूत्र द्वारा तत्वों की संयोजकता ज्ञात की। किसी वर्ग या समूह की क्रम संख्या उस वर्ग के तत्वों की ऑक्सीजन के सापेक्ष संयोजकता दर्शाती है। जैसे जिस तत्व के ऑक्साइड का सूत्र R2O है वे प्रथम समूह में और जिनका सूत्र RO है उन्हें द्वितीय समूह में रखा गया। क्या आप बता सकते हैं कि तृतीय समूह के ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? इस प्रकार प्रथम, द्वितीय और तृतीय समूह के तत्वों की संयोजकताएं क्रमशः 1, 2 और 3 हैं। रूसी रसायनज्ञ दिमित्री इवानोविच मेंडेलीव के द्वारा एक आवर्त सारणी का निर्माण किया गया, जिसे मेंडेलीव आवर्त सारणी कहा जाता है। मेंडेलीव ने तत्वों के परमाणु भार तथा उनके भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के बीच संबंधों का अध्ययन किया। उनके अनुसार परमाणु भार तत्वों को वर्गीकृत करने हेतु आधारभूत गुण है। उन्होंने ज्ञात तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार तथा गुणों के क्रम में व्यवस्थित किया। इस प्रकार 63 तत्वों वाली प्रथम आवर्त सारणी तैयार हुई, जिसे मेंडेलीव आवर्त सारणी कहा गया। 4.6.1 मेंडेलीव आवर्त सारणी की उपलब्धियां। अचीवमेंट्स ऑफ मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। पहला, तत्वों के अध्ययन में सहायक।
मेंडेलीव की आवर्त सारणी में प्रत्येक आवर्त में तत्वों के गुणों में क्रमिक परिवर्तन दिखाई देता है। वहीं एक वर्ग के तत्वों के गुणों में समानता पाई जाती है। अतः किसी वर्ग के एक तत्व के सामान्य गुणों की जानकारी होने पर उस वर्ग के अन्य तत्वों के गुणों के बारे में आसानी से जाना जा सकता है। इस प्रकार मेंडेलीव की आवर्त सारणी तत्वों के अध्ययन में सहायक हुई। दूसरा, नए तत्वों की खोज में सहायक। मेंडेलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ स्थान रिक्त छोड़ दिए थे। इन रिक्त स्थानों को दोष के रूप में देखने के बजाय मेंडेलीव ने कुछ ऐसे तत्वों के अस्तित्व का अनुमान लगाया जो उस समय तक ज्ञात नहीं थे। इनका नामकरण उन्होंने उसी समूह में इससे पहले आने वाले तत्व के नाम में एका उपसर्ग लगाकर किया। उदाहरण के लिए बाद में खोजे गए तत्व स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम को क्रमशः एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम तथा एका सिलिकॉन कहा। तीसरा, संदिग्ध परमाणु भार में सुधार। मेंडेलीव की आवर्त सारणी में बेरिलियम के परमाणु भार को संयोजकता के आधार पर ठीक किया गया। इसे त्रिसंयोजक न मानकर द्विसंयोजक माना और उसका स्थान लिथियम और बोरॉन के बीच रखा गया। इंडियम, यूरेनियम आदि तत्वों के परमाणु भारों में भी इसी प्रकार सुधार किया गया। चौथा, अक्रिय गैसों को स्थान। मेंडेलीव के समय तक हीलियम, नियॉन और आर्गन जैसी अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी, इसलिए आवर्त सारणी में इनके लिए कोई स्थान नहीं रखा गया था। जब इन गैसों की खोज हुई तो इन तत्वों का एक अलग समूह बनाकर आवर्त सारणी में 9वां स्तंभ शून्य समूह के रूप में वैज्ञानिक रेमसे द्वारा जोड़ा गया। मेंडेलीव पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सफलतापूर्वक सभी ज्ञात तत्वों को वर्गीकृत किया। उनका अनुमान था कि भविष्य में नए तत्वों की खोज होगी, इसलिए उन्होंने नए तत्वों के लिए आवर्त सारणी में रिक्त स्थान रखा। इस प्रकार मेंडेलीव आवर्त सारणी नए खोजे जाने वाले तत्वों के गुणधर्मों की पूर्व घोषणा करने में सफल हुई। उदाहरण के लिए मेंडेलीव के द्वारा तत्व गैलियम की भविष्यवाणी की गई। उन्होंने इस तत्व को एका एल्यूमिनियम नाम दिया। इस तत्व के लिए परमाणु भार, घनत्व, गलनांक, संयोजकता, खोज के तरीके तथा ऑक्साइड के सूत्र के संबंध में मेंडेलीव के द्वारा प्रस्तुत किए गए मान गैलियम के अधिक निकट पाए गए। मेंडेलीव के समय अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी, फिर भी आवर्त सारणी इस प्रकार तैयार की गई थी कि बाद में जब उनकी खोज हुई तो उन्हें आवर्त सारणी में बिना किसी बड़े बदलाव के अलग स्थान दिया जा सका। 4.6.2 मेंडेलीव आवर्त सारणी की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। पहला, हाइड्रोजन का स्थान अनिश्चित। हाइड्रोजन 4 धातुओं के आयनों Na+, K+ आयन की भांति H+ आयन तथा हैलोजन आयन Cl-, Br- आयनों की भांति H- आयन भी बनाता है। इसलिए यह निश्चित नहीं किया जा सका कि उसे किस वर्ग में रखना उचित होगा। दूसरा, भारी तत्वों को हल्के तत्वों से पहले रखा जाना। संयोजकता के अनुसार रखे जाने पर कुछ स्थानों पर भारी तत्वों को हल्के तत्वों से पहले रखा गया, जो मेंडेलीव नियम के अनुसार नहीं है। जैसे कोबाल्ट परमाणु भार 58.9 को निकेल परमाणु भार 58.7 के पहले रखा गया। तीसरा, समस्थानिकों को अलग अलग स्थान नहीं दिया जाना। किसी तत्व के समस्थानिकों के रासायनिक गुणधर्म समान किंतु परमाणु भार अलग अलग होते हैं, अतः उन्हें आवर्त सारणी में अलग अलग स्थान मिलना चाहिए, परंतु मेंडेलीव आवर्त सारणी में समस्थानिकों के लिए कोई स्थान नहीं था। चौथा, एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर बढ़ने पर परमाणु भार नियमित रूप से नहीं बढ़ना। इसलिए यह अनुमान लगाना कठिन हो गया कि दो तत्वों के मध्य कितने तत्व खोजे जा सकते हैं। विशेषकर जब हम भारी तत्वों पर विचार करते हैं तो कठिनाई आती है। मेंडेलीव आवर्त सारणी की सीमाएं।
मेंडेलीव हाइड्रोजन को आवर्त सारणी में सही स्थान नहीं दे सके। हाइड्रोजन क्षार धातुओं के समान गुण प्रदर्शित करता है, साथ ही हैलोजन तत्वों के समान भी गुण दर्शाता है। एक ही तत्व के समस्थानिकों के परमाणु भार भिन्न होते हैं, अतः प्रत्येक समस्थानिक को आवर्त सारणी में अलग अलग स्थान मिलना चाहिए था। चूंकि समस्त समस्थानिक रासायनिक रूप से समान थे, इसलिए उन्हें एक ही स्थान दिया गया। आवर्त सारणी में कुछ स्थानों पर अधिक परमाणु भार वाले तत्वों को उनसे कम परमाणु भार वाले तत्वों के पहले रखा गया। इस प्रकार समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रखा जा सका, किंतु यह मेंडेलीव आवर्त नियम के विपरीत हुआ। उदाहरण के लिए चौथे आवर्त में कोबाल्ट परमाणु भार 58.9 को निकेल परमाणु भार 58.7 के पहले रखा गया। 4.7 मोस्ले का आधुनिक आवर्त नियम, मोस्लेस मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ब्रिटिश वैज्ञानिक हेनरी मोस्ले 1887 से 1915 ने तत्वों के परमाणुओं के एक्स किरण एक्सरे स्पेक्ट्रम का अध्ययन किया। तब उन्हें तत्वों की एक्स किरण तरंग लंबाई और मेंडेलीव आवर्त सारणी में तत्वों के क्रमांक के बीच संबंध दिखाई दिया। मेंडेलीव के समय परमाणु भार तत्व की पहचान थी। मोस्ले के काम से परमाणु के एक और गुण की पहचान हुई, जिसे परमाणु संख्या कहा गया, जो तत्व की विशिष्ट पहचान बनी। यह किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को दर्शाता है। इस आधार पर उन्होंने तत्वों के परमाणु भार के स्थान पर परमाणु संख्या को वर्गीकरण का आधार बनाने का सुझाव दिया। उन्होंने बताया कि तत्वों के रासायनिक गुण उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु संख्या के आधार पर होते हैं। अतः उन्होंने मेंडेलीव के आवर्त नियम में संशोधन कर 1913 में आधुनिक आवर्त नियम दिया, जिसके अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। तो बदल दिया। इसके अनुसार मेंडेलीव आवर्त नियम को संशोधित कर आधुनिक आवर्त नियम बनाया गया, जिसके अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। आधुनिक आवर्त नियम पर आधारित आवर्त सारणी आधुनिक आवर्त सारणी कहलाती है। इस आवर्त सारणी का दीर्घ रूप उपयोग में लाया जाता है, लेकिन वह रूप जो सामान्यतः उपयोग में लाया जाता है वह है आधुनिक आवर्त सारणी का विस्तीर्ण रूप। 4.8 आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। बोर ने मोस्ले के अनुसार तत्वों को बढ़ती हुई परमाणु संख्या के आधार पर एक सारणी में व्यवस्थित किया, जिसे बोर की आवर्त सारणी कहते हैं। उस समय तक ज्ञात 92 तत्वों को उन्होंने इस सारणी में स्थान दिया। इसे आवर्त सारणी का दीर्घ रूप लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल या आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। वर्तमान में परमाणु संख्या 92 के बाद वाले संश्लेषित तत्वों परमाणु संख्या 118 तक को इस सारणी में स्थान मिल चुका है। परमाणु संख्या 113, 115, 117 तथा 118 वाले तत्वों के IUPAC द्वारा प्रस्तावित नामों को 8 नवंबर 2016 में अंतिम रूप दिया गया। इस सारणी में 18 ऊर्ध्व खाने हैं। इन्हें वर्ग या समूह ग्रुप कहते हैं और 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं, जिन्हें आवर्त पीरियड कहते हैं। समूह। जिस प्रकार मेंडेलीव की आवर्त सारणी में तत्वों की समूह में स्थिति संयोजकता द्वारा निर्धारित की जाती है, उसी प्रकार आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आधार माना गया।
समूह 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 के तत्व सामान्य तत्व कहलाते हैं। समूह 3 से 12 तक के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। समूह 3 में लैंथेनम La परमाणु संख्या 57 के पश्चात 14 तत्व आवर्त सारणी में नीचे स्थित हैं, जिन्हें लैंथेनाइड कहते हैं। इसी प्रकार समूह 3 में ही एक्टिनियम Ac परमाणु संख्या 89 के पश्चात 14 तत्व सारणी में नीचे स्थित हैं, जिन्हें एक्टिनाइड कहते हैं। इन्हें मुख्य सारणी के नीचे इसलिए दर्शाया जाता है ताकि आवर्त सारणी का स्वरूप सुविधाजनक हो। आवर्त आधुनिक आवर्त सारणी में किसी एक आवर्त में स्थित सभी तत्वों में कोशों की संख्या समान होती है। किसी आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर बढ़ने पर तत्व की परमाणु संख्या में क्रमशः 1 की वृद्धि होती है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या में भी 1 की वृद्धि होती है। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन आदि तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग है, अतः यह अलग अलग समूह के तत्व हैं, किंतु इनमें कोशों की संख्या समान होने के कारण ये एक ही आवर्त के तत्व हैं। क्या आप बता सकते हैं कि ये किस आवर्त के तत्व हैं? विभिन्न कोशों में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर हम इन आवर्तों में तत्वों की संख्या बता सकते हैं। हम जानते हैं कि किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या सूत्र 2n² के द्वारा ज्ञात की जाती है, जहां n बराबर कोशों की संख्या है। जैसे k कोश बराबर 2 गुणित कोष्ठक में 1 की घात 2 बराबर 2, इसलिए प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या 2 है। उपरोक्त आधार पर तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होगी? यदि m कोश में अधिकतम संभावित इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना की जाए तो वह 18 प्राप्त होगी, किंतु आप जानते हैं कि बोर-बरी नियम के अनुसार बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 से अधिक नहीं हो सकती। चूंकि यहाँ m कोश बाह्यतम कोश है, अतः इसमें 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, और यही कारण है कि सारणी के तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या 8 होती है। इसके आगे के आवर्तों में तत्वों की संख्या का निर्धारण कोश में इलेक्ट्रॉनों के वितरण के अन्य नियमों के अनुसार होता है, जिसका अध्ययन हम अगली कक्षाओं में करेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी के आरंभ के 3 आवर्त लघु आवर्त कहलाते हैं। इनमें क्रमशः 2, 8 और 8 तत्व होते हैं। इसके बाद के 2 आवर्त दीर्घ आवर्त कहलाते हैं। इनमें 18, 18 तत्व होते हैं। छठवें आवर्त में 32 तत्व हैं। वर्तमान में 7वें आवर्त में भी 4 नए तत्वों की खोज के साथ 32 तत्व हो चुके हैं। 4.8.1 आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर आधारित है। प्रत्येक तत्व की स्थिति उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर निश्चित की गई है। यह विभिन्न तत्वों के गुणों में क्रमिक परिवर्तन को अधिक स्पष्ट रूप से दर्शाती है। हाइड्रोजन के द्वारा ऋणायन H- आयन और धन आयन H+ आयन दोनों बनाने की क्षमता के कारण वह रासायनिक गुणों में समूह 17 के सदस्यों जो ऋणायन देते हैं और समूह 1 के सदस्यों जो धन आयन देते हैं दोनों के समान है। इसलिए मेंडेलीव की आवर्त सारणी की तरह ही आधुनिक आवर्त सारणी में भी उसका स्थान अनिश्चित है, लेकिन हाइड्रोजन को सामान्यतः समूह 1 के शीर्ष पर दर्शाया जाता है। 4.8.2 तत्वों के आवर्ती गुण, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। आवर्त नियम के अनुसार तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पर तत्वों के गुणों में आवर्तिता पीरियोडिसिटी पाई जाती है। बढ़ती हुई परमाणु संख्या के साथ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की पुनरावृत्ति ही गुणों की आवर्तिता का आधार है।
आवर्त सारणी में जब हम वर्ग में नीचे की ओर बढ़ते हैं तथा आवर्त में बाईं से दाईं ओर बढ़ते हैं, तब हमें तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणों में नियमित परिवर्तन मिलते हैं। आइए हम कुछ आवर्ती गुणों का अध्ययन करें। पहला, संयोजकता, वैलेंसी। संयोजकता तत्वों का महत्वपूर्ण गुणधर्म है। इसे तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर समझा जा सकता है। किसी तत्व के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या या अष्टक पूर्ण करने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजकता है। क्या अब आप बता सकते हैं कि समूह में नीचे की ओर तथा आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर संयोजकता किस प्रकार से परिवर्तित होती है? आइए इसे सारणी 4 में दिए गए दूसरे आवर्त के तत्वों तथा उनके हाइड्राइड के द्वारा समझें। आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में हाइड्रोजन के सापेक्ष तत्वों की संयोजकता 1 से 4 तक बढ़ती है और फिर 0 तक घटती है। दूसरा, परमाणु आकार, एटॉमिक साइज। अलग अलग तत्वों के परमाणुओं का आकार भी अलग अलग होता है। उनके आकारों की तुलना उनकी परमाणु त्रिज्याओं के मान के आधार पर की जाती है। परमाणु त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस से तात्पर्य है परमाणु के नाभिक के केंद्र से उसके बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक कोश के बीच की दूरी। सारणी 5 में समूह 17 के तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं दी गई हैं। इन्हें बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला, किस तत्व का परमाणु आकार सबसे बड़ा तथा किसका सबसे छोटा है? दूसरा, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है? हम देखते हैं कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। इसका कारण है कि नीचे जाने पर एक नया कोश जुड़ जाता है। इससे नाभिक और बाहरी कोश के बीच की दूरी बढ़ जाती है। सारणी 6 में तीसरे आवर्त के तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं दी गई हैं। आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या किस प्रकार बदलती है? हम देखते हैं कि आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। नाभिक में आवेश बढ़ने से नाभिक इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा आकर्षित करता है, जिससे परमाणु का आकार घटता जाता है। परमाणु त्रिज्या, परमाणु के नाभिक से उसके बाहरी कोश के बीच की दूरी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है। आइए इसे क्षार धातु वर्ग से समझें। जैसे जैसे हम वर्ग में नीचे की ओर जा रहे हैं, परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ रहा है। इसी प्रकार द्वितीय आवर्त में देखें, बाएं से दाएं जाने पर प्रति इकाई नाभिक आवेश बढ़ने के कारण परमाणु त्रिज्या कम हो रही है। तीसरा, धात्विक एवं अधात्विक गुणधर्म, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज। अब तक 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है। प्रत्येक तत्व के अपने कुछ लाक्षणिक गुण होते हैं। इन्हीं गुणों के आधार पर प्रारंभ में तत्वों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया, धातु एवं अधातु। सारणी 7 देखकर बताइए कि कौन से तत्व धन आयन व कौन से तत्व ऋण आयन बनाते हैं। सारणी 7 में धातु एवं अधातु किस किस ओर स्थित हैं। सारणी में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर धात्विक एवं अधात्विक गुणधर्म किस प्रकार परिवर्तित होते हैं। हम जानते हैं कि जो तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाते हैं धातुएं कहलाते हैं। उदाहरण लोहा, जिंक, सोडियम आदि।
जो तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋण आयन बनाते हैं वे अधातुएं कहलाते हैं। उदाहरण ऑक्सीजन, क्लोरीन आदि। आइए इसे अन्य उदाहरणों द्वारा समझें। आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा धातुओं को अधातुओं से अलग करती है। इस रेखा पर आने वाले तत्व बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम एवं पोलोनियम धातुओं एवं अधातुओं दोनों के गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। इन्हें अर्धधातु या उपधातु कहते हैं। आवर्त सारणी का अवलोकन करने पर हमें ज्ञात होता है कि समूह में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुणों में वृद्धि और अधात्विक गुणों में कमी होती है। सोचिए, क्या आवर्त में भी इन गुणों में परिवर्तन होता है? आवर्त में धात्विक तथा अधात्विक गुणों में क्रमिकता। धात्विक गुण या विद्युत धनात्मकता किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटती है तथा अधात्विक गुण या विद्युत ऋणात्मकता किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति अर्थात विद्युत धनात्मकता घटती जाती है तथा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अर्थात विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती जाती है। इसका कारण परमाणु आकार में कमी तथा अधिक धनात्मक नाभिक होता है। समूह में धात्विक तथा अधात्विक गुणों में क्रमिकता। एक समूह में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण में वृद्धि होती है तथा अधात्विक गुण में कमी होती है। चौथा, आयनन ऊर्जा या आयनन विभव, आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल। गैसीय अवस्था में किसी विलगित परमाणु के सबसे दुर्बलता से बंधे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आयनन ऊर्जा या आयनन विभव कहते हैं। विलगित परमाणु प्राप्त करने के लिए ठोस तथा द्रव तत्वों को गैस में परिवर्तित किया जाता है एवं यदि तत्व अणु रूप में हो तो उसे पहले परमाणु के रूप में वियोजित किया जाता है। आयनन ऊर्जा की इकाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट EV होती है। आइए प्रथम समूह के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखें। हाइड्रोजन से पोटेशियम की ओर जाने पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के साथ साथ कक्षाओं की संख्या भी बढ़ती जाती है। इसलिए नाभिक की अंतिम इलेक्ट्रॉन से दूरी बढ़ जाती है, जिसके कारण बाहरी कोश से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा का मान कम होता जाता है। आइए अब हम द्वितीय आवर्त को देखते हैं। लिथियम से नियोन की तरफ बढ़ते हुए क्या कक्षों की संख्या में कोई परिवर्तन होता है? हम देखते हैं कि सभी कक्षाओं की संख्या 2 K और L ही है, लेकिन परमाणु संख्या बढ़ती जाती है, जिस कारण नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है। अतः इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आकर्षण बढ़ जाने के कारण बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रायः आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता जाता है। आयनन ऊर्जा किसी विलगित परमाणु के बाहरी कोश से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन ऊर्जा कहलाती है। बाहरी कोश के प्रथम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए लगी ऊर्जा को प्रथम आयनन ऊर्जा कहते हैं। सोडियम की प्रथम आयनन ऊर्जा का मान 496 किलोजूल प्रति मोल है। द्वितीय इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को द्वितीयक आयनन ऊर्जा कहते हैं। प्रथम इलेक्ट्रॉन के निकलने के बाद परमाणु पर इकाई धनावेश बढ़ जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आकर्षण बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप द्वितीय इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए प्रथम इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सोडियम की द्वितीयक आयनन ऊर्जा 4563 किलोजूल प्रति मोल है।
आयनन ऊर्जा का मान सामान्यतः वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घटता है तथा आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है। पांचवां, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हम जानते हैं कि धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाती हैं। समूह 1 व 2 के तत्वों के बाहरी कोश में 1 व 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर एक संयोजी +1 व द्विसंयोजी +2 आयन बनाते हैं। ये सभी तत्व आवर्त सारणी में बाईं ओर स्थित हैं। आवर्त सारणी के दाईं ओर अधातुएं होती हैं। ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋण आयन बनाती हैं। परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ने से बने हुए आयन पर एक ऋणावेश आता है तथा ऊर्जा निकलती है। निकली हुई यह ऊर्जा इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। सामान्यतः किसी आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है और किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर इसका मान कम होता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता। जब विलगित परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन डाला जाता है तब मुक्त ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। किसी विलगित परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करने पर जितनी ऊर्जा मुक्त होती है उसे प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। ऑक्सीजन के लिए प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान ऋण 142 किलोजूल प्रति मोल है। इस प्रकार ऑक्सीजन ऋणायन में एक और इलेक्ट्रॉन डाला जाए तो मुक्त ऊर्जा को द्वितीयक इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। ऑक्सीजन की द्वितीयक इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान धन 710 किलोजूल प्रति मोल है। इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कम होता है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इसका मान बढ़ता है। इसे अधिक समझने के लिए आइए इसके मानों का अवलोकन करें। छठवां, विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यदि दो अलग अलग प्रकार के परमाणुओं के बीच एक सहसंयोजक बंध हो तो किसी एक परमाणु की साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति दूसरे परमाणु की इस प्रवृत्ति से अधिक होती है। जैसे HCl अणु में साझे का एक इलेक्ट्रॉन युग्म है। इसमें क्लोरीन परमाणु हाइड्रोजन परमाणु की अपेक्षा साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अधिक आकर्षित करता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन युग्म क्लोरीन के अधिक निकट रहता है। वह परमाणु जो साझे के इस इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करता है अधिक ऋण विद्युती कहलाता है और वह आंशिक ऋणावेशित हो जाता है। अतः किसी यौगिक के अणु में उसके किसी परमाणु द्वारा साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने और इस प्रकार आंशिक ऋणावेशित हो जाने की प्रवृत्ति को विद्युत ऋणता कहते हैं। सामान्यतः किसी आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर विद्युत ऋणता बढ़ती है और किसी वर्ग में नीचे आने पर इसका मान कम होता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणता एक दूसरे से भिन्न है। विद्युत ऋणता सहसंयोजक बंध से जुड़े दो परमाणुओं के साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को किसी एक परमाणु द्वारा आकर्षित करने का गुण है। अतः यह सापेक्ष संख्या है तथा इसकी कोई इकाई नहीं होती। जबकि इलेक्ट्रॉन बंधुता स्वतंत्र गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर मुक्त ऊर्जा है। इसकी इकाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। विद्युत ऋणात्मकता। जब दो भिन्न परमाणु सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़कर एक अणु का निर्माण करते हैं तब बंध द्वारा जुड़े दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं द्वारा समान रूप से साझा नहीं होते हैं।
अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म अणु के मध्य में नहीं रहते, बल्कि अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाले परमाणु की ओर चले जाते हैं। इस प्रकार यौगिक में परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन क्लोराइड अणु में इलेक्ट्रॉन युग्म को क्लोरीन आकर्षित कर लेता है, अतः क्लोरीन हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक विद्युत ऋणी तत्व है। विद्युत ऋणात्मकता का मान आयनन विभव तथा इलेक्ट्रॉन बंधुता पर निर्भर करता है। ध्रुवीय सहसंयोजी बंध में साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को एक परमाणु अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिससे परमाणुओं पर आंशिक धनावेश तथा आंशिक ऋणावेश आ जाता है। छोटे परमाणु आकार के तत्व बड़े परमाणु आकार की तुलना में इलेक्ट्रॉनों को अधिक आकर्षित करते हैं, अतः इनकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। विद्युत ऋणात्मकता का मान कम होना धातु का गुण है तथा उच्च विद्युत ऋणात्मकता होना अधातु का गुण है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान अधिक होता है, क्योंकि बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटता है। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है, जिससे विद्युत ऋणात्मकता का मान कम होता है। हमने सीखा, पहला, तत्वों का वर्गीकरण उनके समान गुणधर्मों के आधार पर किया गया है। दूसरा, तत्वों के वर्गीकरण के प्रयास डाल्टन के परमाणु सिद्धांत 1808 से पूर्व ही प्रारंभ हो गए थे, किंतु उनके परमाणु सिद्धांत ने वैज्ञानिकों को एक नई दिशा दी कि तत्व के परमाणु भार तथा गुण में संबंध होता है। तीसरा, डोबेराइनर ने समान गुणों वाले 3-3 तत्वों की त्रिक बनाकर वर्गीकरण किया। चौथा, न्यूलैंड्स ने तत्वों का वर्गीकरण कर अष्टक सिद्धांत दिया तथा उसकी तुलना संगीत के सुरों से की। पांचवा, लोथर मेयर ने तत्वों के गुणधर्मों के लिए आवर्ती शब्द का उपयोग कर मेंडेलीफ को एक दिशा दी, जिससे मेंडेलीफ को आवर्त सारणी बनाने में सहायता मिली। छठवां, मेंडेलीफ ने तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में वर्गीकृत किया। सातवां, मेंडेलीफ की आवर्त सारणी में छोड़े गए रिक्त स्थानों से भविष्य में नए तत्वों की खोज करने में सहायता मिली। आठवां, मोस्ले ने परमाणु संख्या पर आधारित आधुनिक आवर्त नियम दिया। नौवां, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह, वर्ग व 7 आवर्त हैं, जिसमें 118 तत्वों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। 10वां, समूह तथा आवर्त में तत्वों के विभिन्न गुण जैसे संयोजकता, परमाणु आकार, धात्विक व अधात्विक गुण, आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता एवं विद्युत ऋणता में क्रमिक परिवर्तन होता है। 11वां, तत्वों के गुणों में आवर्तिता तत्व के बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की पुनरावृत्ति के कारण होती है। मुख्य बिंदु, कीवर्ड्स, त्रिक नियम, अष्टक नियम, आवर्ती फलन, आवर्तिता, परमाणु आकार, परमाणु त्रिज्या, आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणता।